हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग संघट प्राचल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संघट प्राचल होता क्या है। तो उसमें सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे ये जान लें कि ये प्लस जेडी हमने क्या दिया है। जैसे कि अगर कोई परमाणु हो जिसका परमाणु संख्या मान लिया जाए जेड है, तो परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन संख्या को भी निर्देशित करता है कि जितना परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन संख्या। तो परमाणु संख्या जेड है तो आप जान लीजिए कि प्रोटॉन संख्या भी जेड होगा। और आप जानते हैं क्वांटीकरण में कि प्रोटॉन संख्या को हम n मानते हैं। तो प्रोटॉन का आवेश निकालना हो तो Q बराबर सूत्र लेते हैं प्लस n। Q बराबर प्लस n के जगह जेड लिखना है और E तो E लिखेंगे आप। तो ये हुआ आपको यहाँ पर Q बराबर प्लस जेड, ई माने प्रोटॉन का आवेश। जिसका परमाणु संख्या जेड हो उसके प्रोटॉन का आवेश है प्लस जेड। तो अब इधर देखिए, आपको मालूम है कि कोई परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। तो इसके नाभिक का आवेश निकालना हो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश निकालना होगा। प्रोटॉन का आवेश अभी आपने निकाला है कि प्लस जेडी है और न्यूट्रॉन का आवेश 0 जानते हैं तो कितना न्यूट्रॉन हो। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिला प्लस जेडी। इसका मतलब है कि नाभिक में कुल आवेश कितना हो गया प्लस जेड ई, जहां जेड उसके परमाणु संख्या को सूचित करता है। अगर ये सोना होता तो सोना के लिए जेड का मान 79 होता है। अब ये आप याद रखेंगे। अब इसके बाद अब आपको मालूम है कि संघट प्राचल जानना है। तो संघट प्राचल, इस फिगर को हमने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाते हैं तो आपने यहाँ अल्फा कण का विस्फोट किया है। तो अल्फा कण को आप विस्फोट किए हैं तो अल्फा कण मतलब कि जिसका आवेश होता है प्लस 2e, मतलब आपने प्लस को विस्फोटित किया है। और ये प्लस जब यहां से जा रहा है तो ये प्लस से विकर्षण होगा, और ये प्लस से विकर्षण होगा तो आप देख रहे हैं कि इस नाभिक से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ेगी अगर तो विकर्षण का प्रभाव भी कम होगा। विकर्षण कम होगा तो इससे इसकी दूरी, ये दूरी आप देख रहे हैं तो दूरी इसकी बढ़ते जा रही है। दूरी जब बढ़ेगी तो इसका यहाँ विकर्षण, ये इससे इसका विकर्षण कम, फिर इससे इसका कम, तो विकर्षण बल होगा कम। तो विकर्षण कम होगा तो इसका जो है विकर्षण अगर कम होता है तो ये जो है इसकी तुलना में ये थोड़ा आगे आ जाएगा। इससे और दूर बढ़े तो इसका विकर्षण और कम हो गया तो ये थोड़ा और आगे आके विचलित होगा। ये इससे आप और दूर हो गया ये, तो विकर्षण और कम हो गया तो थोड़ा ये अल्फा कण और आगे आके विचलित होगा। और जब ये अधिक दूरी पर अर्थात इसके विकर्षण बल के प्रभाव से दूर हो जाता है तो ये जो है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। तो अभी आप देखिए ध्यान से, जैसे कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग को ये पढ़ना है कि आखिर संघट प्राचल क्या होता है। तो ये जान रहे संघट प्राचल को हम बी से सूचित करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए आप कि ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं कि ये केंद्रीय रेखा है जो नाभिक के केंद्र से गुजर रहा है। इसको आप केंद्रीय रेखा की बात कर रहे हैं। तो पहला तो हम केंद्र का ही, पहला जो अल्फा कण होता है वो केंद्र का ही होता है, इसलिए हम उसी को बढ़ा दिए। लेकिन इसका मतलब है कि हमने केंद्रीय रेखा लिया है, वो रेखा लिया है जो नाभिक के केंद्र से गुजरता है। अब ये देखिए, इसको आपने यहाँ पर अल्फा कण को विस्फोटित किया। अल्फा कण आपको बता दें हम कि अल्फा कण को आप यहाँ गति दे रहे हैं। गति दे रहे हैं मतलब यहाँ वेग दे रहे हैं। वेग दे रहे हैं इसका मतलब आप वेग के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं, और वेग के रूप में जो ऊर्जा दिया जाता है वो गतिज ऊर्जा दिया जाता है। मतलब यहाँ पर आपने गतिज ऊर्जा दिया है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। इसके बारे में आपको मालूम है कि आपको बताया गया है पीछे वाले में कि इस गतिज ऊर्जा का मान हाफ mv² का मान 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहेगा। उसके बाद आपको ये मालूम है कि आप इसको गतिज ऊर्जा चाहे जो भी हो, जो मान हो, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो जो भी मान हो, आपने यहाँ से इसको वेग दिया और वेग देने के बाद गतिज ऊर्जा दिया। लेकिन एक चीज ध्यान लीजिए, वेग दिए आप, वेग से ये क्या बदल रहा है, स्थान बदल रहा है, स्थिति स्थान बदल रहा है। तो जब ये स्थान बदल रहा है तो आपको मालूम है कि ये जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। ये भी बात को आप याद रखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा यहाँ है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद हम लोग वहां पे बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो ये गतिज ऊर्जा जो है
स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो अब इस चीज को आप देखिए, तो ठीक है, तो आपने इसको गतिज ऊर्जा जो दिया, तो ये गतिज ऊर्जा दिया मतलब कि आपने यहाँ इसको वेग दिया, तो प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक वेग की दिशा ये हो गई, बाद में ये वेग की दिशा बदल गई है, लेकिन प्रारंभिक वेग की दिशा अगर हम कहें तो ये इसकी प्रारंभिक वेग की दिशा है। तो प्रारंभिक वेग की दिशा ये हो गई, तो ये प्रारंभिक वेग की दिशा हो गई। तो प्रारंभिक वेग की जो दिशा है और जो नाभिक के केंद्रीय रेखा के बीच, ये दोनों के बीच जो लंबवत दूरी होती है, इसी लंबवत दूरी को हम संगत प्राचीन कहते हैं, इसे हम बी से सूचित करते हैं। अब इसके बाद इस अल्फा कण की आप बात करें तो इसका प्रारंभिक वेग का दिशा ये है, तो प्रारंभिक वेग की दिशा हो गई ये, और ये केंद्रीय रेखा है। तो ये प्रारंभिक वेग और ये केंद्रीय रेखा के बीच जो प्रारंभिक वेग की दिशा और केंद्रीय रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसी को हम संगत प्राचल कहते हैं, इसको हम B2 लिखते हैं। तो ये दूसरे के लिए हो गया। ये तीसरे की बात करें हम, तो तीसरा का ये प्रारंभिक वेग की दिशा ये हो गई, प्रारंभिक वेग की दिशा ये हो गई, इसको आप बढ़ा देते हैं, ये प्रारंभिक वेग की दिशा है और ये केंद्रीय रेखा है, इसके बीच की जो लंबवत दूरी है ये संगत प्राचल है। उसी तरह इसका प्रारंभिक वेग इधर है, ये प्रारंभिक वेग है, इसी दिशा में है, और ये केंद्रीय रेखा है, इसके बीच की जो लंबवत दूरी है B4, हमने कहा कि ये संगत प्राचल है। तो संगत प्राचल होता क्या है, इसको हम परिभाषित करें। तो सबसे पहले संगत प्राचल को परिभाषित करने से पहले एक चीज देखिए, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको क्या मिला कि अल्फा कण का प्रारंभिक वेग सदिश की जो दिशा है और केंद्रीय नाभिक के केंद्र के, नाभिक का केंद्र है ये, तो नाभिक के केंद्र से यहां से बोलिए चाहे यहाँ सब वही है, ये भी आप यहाँ ऐसे वैसे भी बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि अल्फा कण की जो आप बात करें, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की दिशा की नाभिक से जो दूरी होती है, उसी नाभिक के केंद्र से जो दूरी होती है, उसी को हम उसका संगत प्राचल कहते हैं। तो अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश और वेग सदिश की दिशा, वेग सदिश की दिशा और नाभिक के केंद्र के बीच की लंबवत दूरी को हम संगत प्राचल कहते हैं। इसे B द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आप P द्वारा सूचित करते हैं। अब इसके लिए कुछ पॉइंट देखिए, आपको यहां से क्या मालूम चल रहा है कि जैसे जैसे B बढ़ रहा है वैसे वैसे नाभिक का विकर्षण भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूरी बढ़ेगा तो विकर्षण बल घटेगा, और जब विकर्षण कम हो रहा है तो इसका विचलन भी कम हो रहा है। जैसे देखिए, आप यहाँ देखिए, इसका जो ये इसी रास्ते पे गया है और इसी पर ऐसे लौटा है, इसका ये विचलन जो है मुड़ा हुआ, ये 180 डिग्री मुड़ा है। यहां से इसका ये विचलन है, इसका ये विचलन है, इसका ये विचलन है, और ये थोड़ा भी नहीं विचलित हुआ है, ये 0 डिग्री है। तो अब ये देखिए, आप तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि केंद्र से आपकी दूरी जो बढ़ रही है, तो इसका विकर्षण बल धीरे धीरे कम हो रहा है। विकर्षण बल जब धीरे धीरे कम होगा तो इसका विचलन कोण भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब संगत प्राचल माने B कम होगा, अधिक लिखिए पहले, अधिक होगा तब विकर्षण बल कम होगा, विकर्षण बल जो है कम होगा नाभिक के द्वारा। अब विकर्षण बल जब कम होगा
समझ रहे हैं कि विचलन कोण भी जिससे अल्फा का विचलन कोण कम होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है विचलन नाभिक से, इसका विकर्षण बल जो है वो कम होगा। अब विकर्षण बल कम होगा तो इसका विचलन कोण भी क्या होगा, कम होगा। तो यहीं से लौट गया थोड़ा सा दूर, और थोड़ी आगे आके, थोड़ा आगे है, इससे ये थोड़ा आगे है, इससे और थोड़ा ये आ गया, ये आ गया है, और ये कहीं नहीं हो रहा है, सीधे निकल गया पूरा। अब दूसरा, इसके ठीक उल्टा बात करें हम, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, संघट्ट प्राचल जो है कम हो रहा है, संघट्ट प्राचल कम हो रहा है। संघट्ट प्राचल कम होगा तो विकर्षण बल बढ़ेगा। अब विकर्षण बल बढ़ेगा तो यहां से आपको पता चल रहा है कि विचलन कोण का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब संघट्ट प्राचल माने बी कम हो तब विकर्षण अधिक होगा, और विकर्षण जो है अधिक होगा और विचलन कोण बढ़ जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर देखिए विकर्षण जो है बढ़ रहा है और विचलन कोण भी क्या हो रहा है, 0 का बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब इसके बाद देखिए एक चीज और इन्होंने बताया, रदरफोर्ड के द्वारा विश्लेषणात्मक विधि से संघट्ट प्राचल माने बी के लिए सूत्र दिया गया। वो क्या सूत्र दिया उन्होंने, बी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान आप लोग जानते हैं 9 गुना 10 का पावर 9, जेड स्क्वायर, जेड माने परमाणु संख्या, ये जानते हैं आप लोग, कॉट थीटा/2, थीटा ये विचलन कोण है सब, थीटा/2 बटा में अल्फा कण का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माने जो आप यहां से दिए थे गतिज ऊर्जा, वो अल्फा कण का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को आप बोल सकते हैं, यहां पे आपने गतिज ऊर्जा दिया था इसको, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को कोई कोई बोलता है अल्फा कण का गतिज ऊर्जा जब वह नाभिक से दूर था, माने ये यहां पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कब, जब वो नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर था, माने जहां से चला था वहां पर था। तो आप इसके जगह पे ये लिख सकते हैं अल्फा कण का गतिज ऊर्जा जब नाभिक से वो अधिकतम दूरी पर था, जिस जहां से वो चला था मतलब। तो अब ये इससे आप देखिए एक पॉइंट हम सिद्ध भी कर सकते हैं, कैसे, अब इधर थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे आप ये बताइए, इसके लिए तो संघट्ट प्राचल B1 है, इसके लिए B2 है, इसकी ऊंचाई जो है B3 है, और इसके लिए जो है वो B4 है। लेकिन इसके लिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसका संघट्ट प्राचल कितना है, माने इसकी ऊंचाई केंद्र से कितनी है, तो आप जानते हैं कि 0 है। तो जो 180 डिग्री, मेरी बात समझे, जो 180 डिग्री पर विचलित होता है उसके लिए संघट्ट प्राचल का मान क्या होगा, 0 होगा। इसको आप चाहे तो सिद्ध भी कर सकते हैं कि 180 डिग्री से विचलित होने वाला अल्फा कण का संघट्ट प्राचल क्या होगा, उसकी केंद्र से ऊंचाई क्या होगी। आप जानते हैं कि केंद्र से ऊंचाई 0 होगी, इसकी केंद्र, क्योंकि ये केंद्र के सामने से ही पीछे लौट के आता है। कैसे, तो इसको हम सिद्ध करके देख रहे हैं। यदि थीटा माने विचलन कोण 180 डिग्री हो तब b बराबर आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर और थीटा/2। अब प्रारंभ का जो गतिज ऊर्जा है उसको हम हाफ mv स्क्वायर मान लेते हैं। b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड स्क्वायर कॉट थीटा, थीटा की जगह कितना लिखोगे 180 डिग्री बटा 2
हाफ mv स्क्वायर है ना। 2e कितना 90 बार में कट जाएगा। b का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर और 90 का मान 0 बटा में हाफ mv स्क्वायर। 0 से गुना करेंगे तो 0, मतलब जो 180 डिग्री से लौट रहा है उसका ऊंचाई क्या होगा 0 होगा, माने केंद्र से ऊंचाई 0 होगा, मतलब केंद्र के सीधे होगा, ये वहीं से लौट कर आएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। ये संघट्ट प्राचल था। संघट्ट प्राचल क्या है, तो प्रारंभिक वेग सदिश की जो दिशा थी, जो केंद्रीय रेखा पर, केंद्रीय रेखा के साथ जो लंबवत दूरी बनाती थी, उसी लंबवत दूरी को हम प्राचल, संघट्ट प्राचल कहते हैं। प्रारंभिक वेग सदिश की जो दिशा थी अल्फा कण की, जो केंद्रीय रेखा के साथ जो लंबवत दूरी बना रही है, उसी लंबवत दूरी को हम उसका संघट्ट प्राचल कहते हैं। अभी हम लोग जो अल्फा कण की निकटतम दूरी प्राप्त करने जा रहे हैं, जैसे कि क्लोजेस्ट अप्रोच इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो किसी भी अल्फा कण के लिए अगर हम बात करें तो कोई भी अल्फा कण कितना निकटतम दूरी तय करता है रदरफोर्ड के प्रयोग में, जब उसको किसी निश्चित ऊर्जा से हम लोग विस्फोटित करते हैं। तो अल्फा कण की निकटतम दूरी क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसके लिए हम पढ़े। जैसे मान लिया जाए, अभी आपने पता चला था कि अगर कोई परमाणु संख्या जेड हो तो उसके नाभिक का आवेश होता है प्लस जेड। अल्फा कण का निकटतम दूरी, इस निकटतम दूरी को हम r0 से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से आपने अल्फा कण फेंका, ये अल्फा कण है। अल्फा कण को आपने फेंका तो आपको मालूम है कि यहां पर आपने अल्फा कण को कौन सा ऊर्जा दिया, तो गतिज ऊर्जा दिया। गतिज ऊर्जा का सूत्र है हाफ mv स्क्वायर। अब ये एक चीज ध्यान रखिए, जिसका मान आपको बताया गया था कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। अब ये देखिए, अब इसके बाद जब आपने गतिज ऊर्जा इसको दिया तो गतिज ऊर्जा ये गति के साथ आगे जा रहा है। अल्फा कण हीलियम परमाणु को कहते हैं। अल्फा कण का आवेश आपको मालूम होता है कि एक अल्फा कण का आवेश +2e होता है, +2e, 2 यहाँ लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए ये यहां से दूर जाएगा, +2e जा रहा है, प्लस जा रहा है, तो ये नाभिक के केंद्र से है तो कुछ दूरी पर जाके ये यहां से वापस लौटेगा। तो अब ये देखिए आप कि ये जो जहां तक गया, इसके और इसके बीच का अल्फा कण यहां पे आया, यहां से अल्फा कण चल के वहां चला गया। तो अब ये इस नाभिक और अल्फा कण के बीच की ये सबसे छोटी दूरी है, इसी को हम निकटतम दूरी कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। और यही क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है। इसी का हमको मान निकालना है, R0 का ही मान निकालना है। R0 इक्वल टू व्हाट? अब ये देखिए, आप यहाँ देखिए, आपको ये अभी कुछ देर पहले भी हमने बोला कि आपने यहाँ इसको गतिज ऊर्जा दिया, तो गतिज ऊर्जा दिया तो गतिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। उधर जैसे ये जा रहा है, चल रहा है, तो गतिज ऊर्जा का मान कम हो रहा है, और ये गतिज ऊर्जा जो है परिवर्तित हो रहा है। सब कुछ देखिए इधर ध्यान से, पीडीएफ में लिखा भी हुआ है, उसको उतार लीजिएगा और सोचिएगा थोड़ा ध्यान से, ये टोटल चीज पीडीएफ में भी लिख के दिए हैं। अब ये देखिए कम होगा माने, अब ये परिवर्तित होगा, कम माने परिवर्तित होगा, तो चीज किस चीज में परिवर्तित होगा? तो स्थैतिक गतिज ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में आता है, लेकिन ये आवेश है तो स्थैतिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। यहां गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल गई है,
माने जितना शुरू में गतिज ऊर्जा आपने दिया है, बाद में धीरे धीरे ये कम होते 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 तो गतिज ऊर्जा कम हो रहा है, लेकिन गतिज ऊर्जा कम हो रहा है तो साथ में इसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा और ये टोटल जितना आप यहाँ पे गतिज ऊर्जा दिए थे वो यहाँ के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जो शुरू का गतिज ऊर्जा है वो अंतिम के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये सुनिए, R0 की बात करें तो आखिर ये निकटतम दूरी होती क्या है, किसको हम लोग कहते हैं कि ये निकटतम दूरी है। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी अल्फा कण और परमाणु के नाभिक के बीच सीधी रेखा में वह न्यूनतम दूरी जब उसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पूर्णतः स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तब उस न्यूनतम दूरी को हम अल्फा कण की निकटतम दूरी कहते हैं। इसे सामान्यतः R0 द्वारा सूचित किया जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, आप यहां पे जो आप इसको गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदल गया। जब आप इसको गतिज ऊर्जा दिए तो ये धीरे धीरे जाके यहाँ पे आके पीछे लौटा। तो अब ये इस समय की न्यूनतम दूरी है। तो यही जो न्यूनतम दूरी है, जिस समय इसका गतिज ऊर्जा पूरी तरह से स्थिति ऊर्जा में बदल गया, जितना शुरू का गतिज ऊर्जा था बाद की स्थिति ऊर्जा के बराबर हो गया, तो उसी समय जब स्थिति ऊर्जा के बराबर हो गया तो उसी समय यहां से पीछे ही लौटने लगेगा। और उस समय, मेरी बात समझिए थोड़ा ध्यान से, उस समय जो न्यूनतम दूरी होगी, इसी न्यूनतम दूरी को हम निकटतम दूरी कहते हैं। और यही निकटतम दूरी का आपको मान अभी निकालना है। तो सबसे पहले अब आपको मालूम करना है, क्या करना है कि शुरू का गतिज ऊर्जा निकालना है और अंतिम इस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा निकालना है। दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि जितना शुरू में गतिज ऊर्जा था उतने बाद का स्थिति ऊर्जा होगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगा, ध्यान रखेंगे। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का सूत्र है हाफ mv² और अंतिम स्थैतिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। वैद्युत बल का सूत्र था कूलम में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये बल नहीं है, स्थिति ऊर्जा की बात कर रहे हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। 1/4πε0 तो स्थिरांक है, Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R इनके बीच की दूरी। तो अब ये देखिए, हमको ये निकटतम दूरी की बात करनी है, तो आप हमको इसी दूरी पर हमको सवाल बनाना है। तो यहाँ से आखिर यहाँ तक आया कौन है, कौन आया, अल्फा। जब ये अल्फा आया तो इसका आवेश कितना है, +2e। तो यहाँ पर भी आवेश जो होगा वो +2e होगा, ये +2e होगा, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, दोनों के बीच की दूरी R0 है। तो इधर देखिए, U से सूचित करते हैं 1/4πε0 Q1 पहला आवेश,
प्लस 2E Q2 दूसरा आवेश प्लस ZE, दोनों के बीच की दूरी R0। ऊर्जा अदिश राशि होती है। तो अब देखो इधर 1/4πε0 2ZE² या R0। लेकिन आप जानते हैं यहां पे परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन? तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम के वैद्युत स्थैतिक अंतिम स्थैतिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना है? हाफ mv²। इस बिंदु पर 1/4πε0 2ZE² बटा में R0। यहां से आप R0 को उधर भेज दीजिए, वहां ये इधर आ जाएगा। ये निकटतम दूरी का सूत्र हो गया। R0 बराबर 1/4πε0 2ZE² बटा में हाफ mv²। इसी पर हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। आपको मालूम है कि यदि किसी अल्फा कण को विस्फोटित किया जाता है तो वो गतिज ऊर्जा से विस्फोटित किया जाता है। मतलब जो हम ऊर्जा देंगे वो गतिज ऊर्जा का मान होगा। इस प्रश्न में प्रारंभ वाला विस्फोटित ऊर्जा। तो क्वेश्चन और वो जो होता है आपको बताया गया कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। कोई 5.5 यूज करेगा, 5.6 यूज करेगा, कोई 7.7 उपयोग करेगा। अभी हम 7.7 से दे रहे हैं, उसके बाद हम होमवर्क देंगे पीडीएफ वगैरह में। 5.5 से 5.6 से आपको बनाना होगा। इसको याद रखिएगा। R0 बराबर 1/4 2ZE² बाई हाफ mv²। ये सूत्र याद रखिएगा। छोड़ देते हैं अभी हम। अब देखिए क्वेश्चन ये है, यदि किसी अल्फा कण को सोना जिसका परमाणु संख्या 79 होता है, जेड उपयोग करना होगा 79, सोना पर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से विस्फोटित किया जाए तब उसकी निकटतम दूरी क्या होगी? अब देखिए अल्फा कण को सोना पर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इसका मतलब है कि ये जो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये ऊर्जा की बात करें। 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जोड़ दीजिएगा से विस्फोटित किया जाए। तो मतलब ये जो आपको यहाँ जो ऊर्जा जो दिया है वो कितना दिया है? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा कौन से रूप में होगी? तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के रूप में होगा। 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर 7.7 मेगा के लिए होता है 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा खातिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता भी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो आप बताएंगे ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में बदल गया। अब ये चीज सुनिए थोड़ा ध्यान से।
काइनेटिक एनर्जी आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, 7.7 गुना 1.6 गुने 10 के पावर 6 में से 19 गया -13 जूल। अब आपको क्लोजेस्ट निकटतम दूरी क्या होगी, मैंने R0 का मान निकालना है। R0 का आप सूत्र जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 ZE² बटा में हाफ mv²। जो यहाँ पे दिया मान है उसको रखेंगे आप। R0 के बाद बताए हम 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 9 गुना 10 का पावर 9 2। जेड की बात करें हम तो जेड सोना, सोना याद रखिए सोना पर होगा, तो जिस पर आप परमाणु संख्या विस्फोटित करते हैं, जैसे जेड था, जेड क्या था, विस्फोटित किए, तो सोना के लिए जेड का मान कितना होता है 79। बहुत देर से हम बताते हैं 2 जेड की जगह आप लिख देंगे 79 इंटू ई का मान 1.6 गुने 10 का पावर -19 का स्क्वायर बटा में हाफ mv² यहाँ पे है 7.7 गुने 1.6 गुने 10 का पावर -13। देखिए चीज, कंपटीशन कोई भी हो, किसी भी तरह का IIT हो, जेई हो, मतलब एडवांस हो, मेंस हो, नीट हो, किसी भी तरह का CBSE हो, PMT हो, का किसी भी तरह का कंपटीशन हो, उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, हर चीज को सोचना चाहिए। इसलिए सोचिए, ध्यान से पढ़िए, सुनिए बात को ध्यान से। अभी हम लोग बहुत असंतुलित व्यवस्था में ये सब काम कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से बाबू सुनिए, सोचिए, एक एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, PDF पढ़िए, ढंग से देखिए, बातों को समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको पढ़ना, सोचना। सोचना आप जितना सोचिएगा उतना ही अच्छा कर पाइएगा, नहीं सोचिएगा तो दिक्कत होगा। बार बार PDF पढ़िए और उसके बाद वीडियो देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। 9 दूनी 18 79 गुना 10 के पावर 9 इधर हो गया 16 का स्क्वायर 2.56 19 दूनी 38 7.7 गुना 1.6 ये होगा 12.32 ये तीनों को गुना करके 12.32 से भाग कर दीजिएगा, तो ये आपका आएगा, जो भी मान आएगा उसको गुना करके वैज्ञानिक रूप में बदलेंगे, उससे कोई जरूरत नहीं, फर्मी में आंसर लाना है इसका। एक चीज और याद रखिएगा, 10 का पावर -15 मीटर बराबर 10 का पावर -15 मीटर बराबर 1 फर्मी होता है। तो फर्मी में इसका आंसर आप लाएंगे तो जैसे ये 18 गुना 79 2.56 अगर आप करते हैं तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 295 पॉइंट कुछ आएगा, शायद 3 आएगा 4 आएगा, 4 लिखते हैं, 10 का पावर -16 आएगा मीटर। नहीं, इसको आप पॉइंट को यहां पर लेके आएंगे। एक उधर जुड़ेगा तो -15 मीटर हो जाएगा। 29.54 है, तो आप चाहें तो इसको लगभग 30 लिख सकते हैं। दस का पावर -15 मीटर मतलब फर्मी, माने ये 30 फर्मी पर आके लौट जाएगा।
ये हुआ इस क्वेश्चन के लिए। और इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज्ञात करेंगे।